नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ आज बैठक की, जिसमें उपचुनावों को लेकर चर्चा की गई। और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि मंत्रियों को बीएल संतोष ने दो टूक शब्दों में कहा है कि क्षेत्र के प्रत्याशी जीतेंगे तो सम्मान मिलेगा, हारेंगे तो गाज गिरेगी। सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष ने उपचुनाव क्षेत्र की मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और मंत्रियों के क्षेत्र का प्रत्याशी हारा तो मंत्री की माइनस मार्किंग होगी। हार के लिए मंत्री जिम्मेदार माने जाएंगे तो दारोमदार उन मंत्रियों पर होगा जिनके क्षेत्रों में चुनाव होना है। तो सवाल ये कि प्रत्याशियों की जीत हार मंत्रियों का भविष्य तय करेगा, क्योंकि ये साफ कहा गया है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यदि कोई प्रत्याशी हारता है तो फिर माइनस मार्किंग की जाएगी मंत्रियों की, और परिणाम जो रहेंगे वो मंत्रियों के भविष्य का आधार बनेंगे। आज बैठक हुई। कैबिनेट मंत्रियों को बीएल संतोष ने दो टूक शब्दों में कहा है कि परिणाम जो रहेगा वो आपको आगे सम्मान दिलाएगा, और यदि परिणाम आशानुरूप नहीं रहते हैं, प्रत्याशी हारता है, तो फिर आपकी माइनस मार्किंग होगी। तो उपचुनाव नजदीक है। 29 नवंबर से पहले उपचुनाव होने हैं और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। विवेक पटैया जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। सीधे रुख करते हैं। विवेक, दो टूक शब्दों में कह दिया है कि भविष्य मंत्रियों का प्रत्याशियों के परिणाम पर निर्भर करेगा। क्या मतलब समझा जाए इसका, और आगे क्या कुछ इस रणनीति में निकलकर सामने आया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है बीएल संतोष का ये कह देना कि मंत्रियों की माइनस मार्किंग होगी यदि वो सीट जिस पर उनको जिम्मेदारी दी गई है वो पार्टी हार जाए। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी कितने महत्वपूर्ण रूप से इस उपचुनाव को ले रही है। विधानसभा उपचुनाव पर केंद्रीय संगठन की नज़र है और इसीलिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष अपने 2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश आए हुए हैं और लगातार आज सुबह से बैठक कर रहे हैं। आज उन्होंने बैठक में 2 टूक मंत्रियों को कह दिया है कि उनकी परफॉर्मेंस उस सीट की जिताऊ होने की गारंटी और उस सीट का जीत कर आना ही जो है उनकी परफॉर्मेंस तय करेगी, और यदि वो सीट वो नहीं जीतते हैं तो माइनस मार्किंग होगी। इसका मतलब साफ है कि जब कभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो हो सकता है कि उनको मंत्री पद से बाहर कर दिया जाए। मतलब मंत्रियों को अब अपना सर्वस्व जो है उपचुनाव में झोंकना होगा। ये इसलिए कहना पड़ा है कि पिछले 1-1.5 महीने से ये देखा गया है कि कोरोना काल में मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, मंत्रियों को कहा गया था कि जहां जहां विधानसभा उपचुनाव है वहां उनको जाना है और जनता से संवाद करना है, वहां की समस्याओं को देखना है, वहां के अन्य जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उसको दूर करना है। लेकिन जो फीडबैक पिछले दिनों बैठक में आया था उसमें यही आया था कि अधिकतर मंत्रियों ने क्षेत्रों का दौरा नहीं किया या वो वहां नहीं गए, और इसके बाद आज बीएल संतोष को ये कहना पड़ रहा है। ये अंदर की खबर है और बैठक के अंदर की खबर है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनिंदा मंत्री जिनको सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, उन सीट का प्रभारी बनाया गया है, उनको ये बात कही गई है। मतलब साफ है कि बीजेपी इन 27 उपचुनाव को बहुत महत्वपूर्ण चुनाव मानकर जो है लड़ रही है। एक एक चीज पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर है और इसलिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल विवेक, महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि ये सरकार बनाने और बचाने की लड़ाई है विवेक। लेकिन जिन मंत्रियों को खुद मैदान में उतरना है उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? उनका परिणाम यदि आशानुरूप नहीं आता है तो फिर किसकी माइनस मार्किंग होगी? देखिए, ये उन मंत्रियों को कहा गया है जिनको सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, और जिन मंत्रियों को चुनाव में प्रत्याशी बनना है उनको तो जिताना है, उनको इन मंत्रियों को जिताना है। मतलब उन मंत्रियों की बात नहीं हो रही है जो चुनाव में प्रत्याशी बनेंगे, लेकिन यहाँ बात उन मंत्रियों की हो रही है जिनको सीट जिताने की जिम्मेदारी दी है, जो आज बैठक में मौजूद थे, जिनको ये कहा गया है। मतलब ये वो मंत्री है जिनको सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। जो मंत्री बनाए हैं, जो पूर्व विधायक है, उनका तो चुनाव होना है, उनको चुनाव में खड़े होना है, उनको प्रत्याशी बनना है, लेकिन उनको जिताने की जिम्मेदारी सरकार के मंत्रियों के ऊपर है, और इसलिए उन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है हर विधानसभा सीट की। 27 विधानसभा सीट
जिन जिन जिलों में आती है उन जिलों की भी जिम्मेदारी है, उन विधानसभा सीटों की भी जिम्मेदारी है। अब ये तय हो गया है कि हर मंत्री को अपने क्षेत्र में जाना होगा, बैठकें करनी होगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करनी होगी, वहाँ की समस्याएं जो है बिल्कुल जिम्मेदारी है विवेक, और इन जिम्मेदारियों के साथ ही उपचुनाव में ये जिम्मेदारी जब सौंपी गई है, अब देखना यही है कि कौन से मंत्री इन जिम्मेदारियों पर खरा उतरते हैं, किसकी मार्किंग प्लस में होती है, किसकी नेगेटिव होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर एमपी बीजेपी हितग्राही सप्ताह के रूप में इसे मनाएगी, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक की। बैठक में मंत्री, जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी मौजूद रहे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह तैयारी की जा रही है। उधर ग्वालियर चंबल संभाग में कल से सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं। 4 दिन में 12 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर सीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के कई मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 15 साल में सीएम शिवराज ने सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। उपचुनाव से पहले एक बार फिर वो जनता को भ्रमित करने आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में शिलान्यास के बाद काम शुरू नहीं हो पाएंगे। ये बात जनता भी समझती है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में कौन सा काम हुआ, कांग्रेस बताए। ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बिल्कुल भी आने नहीं जा रही है और स्पष्ट रूप से उन्हें मालूम है कि ये सिर्फ घोषणावीर है। यदि कोई व्यक्ति अपने वचन को निभाएगा तो वो कमलनाथ जी हैं, उन्हें मालूम है। और ये कमलनाथ जी को ही आप देखिए कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट रूप से यहाँ से जीत मिलेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखिएगा आप 27 से 27 सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी। अब वो देखें आके ग्वालियर, उनसे पूछो, देखो जिन कॉलोनियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था वहाँ विद्युतीकरण का काम तेजी के साथ चालू हो गया है। बोले चलो तो जरा आंखों से देखो, तो आंखों पे तुमके सिर्फ तो वो चश्मा लगा है। अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड, और उसकी मध्य प्रदेश का इंचार्ज है उस कंपनी का कमलनाथ जी। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने उपचुनाव में सभी 27 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अभी सिपाहियों की भर्ती हो रही है, जबकि बीजेपी चुनाव में काफी आगे निकल चुकी है। शिवराज सिंधिया की जोड़ी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि बीजेपी में जोड़ी तिकड़ी चौकड़ी नहीं होती है, बीजेपी सामूहिक रूप से मिलकर चुनाव लड़ती है। ये जोड़ी तिकड़ी और चौकड़ी शब्दों का स्थान कांग्रेस में होता है। यहाँ न कोई जोड़ी होती है न चौकड़ी होती है, यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है और वो नेतृत्व मिलकर पूरा युद्ध लड़ता है। इसलिए इन बातों के कोई मायने नहीं है कि कौन किसके साथ दौरा कर रहे हैं, हम सब साथी हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से बाहर ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र सरकार की रोक से मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई के लिए महाराष्ट्र सरकार से बात करेगी शिवराज सरकार। एमपी में आइनॉक्स कंपनी ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। महाराष्ट्र में लगे हैं आइनॉक्स कंपनी के प्लांट। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहेगी, जरूरत पड़ी तो सीएम शिवराज महाराष्ट्र के सीएम से बात करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जी है। कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सर महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन कंपनी सप्लाई करती थी उसकी सप्लाई पर रोक लगा दी है। देखिए बातचीत से सब हल निकल जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो उद्धव ठाकरे जी से बात की जाएगी, परंतु सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कंपनी मध्य प्रदेश में सप्लाई कर रही थी उसको रोक लगा के कहा गया है कि वो महाराष्ट्र में ही सप्लाई कर रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि बहुत इस वक्त संघीय ढांचे में ऐसा नहीं चलता है। जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें नहीं होता। यदि एक राज्य दूसरे राज्य से ऐसा व्यवहार करेगा तो कामकाज चलेगा। कोरोना में ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ये तो जान लेने वाली बात आएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बातचीत हो रही है महाराष्ट्र सरकार से, हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बातचीत कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो जाएगा, ये कहना है विश्वास सारंग का, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की जो सप्लाई होना था वो रोक दी गई है। कैमरा पर्सन लवनिशेनी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया भोपाल। और यहाँ पर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में अंडा देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार जैन संत पुष्पेंद्र मुनि ने इमरती देवी के बयान पर आपत्ति जताई है। जैन संत ने सीएम शिवराज को लेटर लिखा है जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। अपने लेटर में पुष्पेंद्र मुनि ने लिखा है कि अंडा देने से बच्चों को कई बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए अंडा देने के बजाय दूसरे पौष्टिक आहार पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसके अलावा जैन मुनि संत ने इशारों में सरकार को चेतावनी भी दे दी है। आंगनबाड़ियों में अंडा बांटने के मामले में कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी अपनी मंत्री इमरती देवी से कहलवाती है कि अंडा बांटा जाएगा, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के प्रवक्ता इससे पलट जाते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोई भी मंत्री अपनी राय देने को लेकर स्वतंत्र है, लेकिन हमारी सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी। बीजेपी की दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ तो इमरती देवी से कहलवाते हैं कि अंडा बटेगा आंगनवाड़ियों में, और दूसरा इनका प्रवक्ता कह देता कि नहीं, ये उनकी निजी राय है, ये अंडा बांटेंगे। इमरती देवी जो है मानेगी नहीं और बीजेपी उनको रोक नहीं पाएगी। और मैं समझता हूँ जैन मुनि और बाकी लोगों के साथ और बहुत से शंकराचार्य, उनका भी आपत्ति आई है। हम सब उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है और कोई व्यक्ति या विधायक या मंत्री अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भाजपा की सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे बच्चों के बीच कोई विभाजन रेखा खींचे, सभी बच्चे एक साथ बैठ के खा सकें। ऐसा फैसला भाजपा की सरकार लेगी, भाजपा का ऐसा ही मत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाएं गिनाई। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ बात की। पीएम मोदी ने शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केवल 2 महीने में प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ मिला। हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों का विश्वास ही स्वनिधि योजना की ताकत है। पीएम ने स्ट्रीट वेंडर्स से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल में गरीबों के लिए काफी काम हुआ। सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए संबल बनकर आई हैं। एमपी कांग्रेस ने स्ट्रीट वेंडर्स को लोन स्कीम के मामले में पीएम मोदी के संवाद को बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि एमपी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को सड़क पर काम नहीं करने दे रही है और लोन स्कीम का फायदा देने का ढोंग कर रही है। कि ये जो मोदी जी का आज हो रहा है एक शो कि वो स्ट्रीट वेंडर्स से बात करेंगे और उनको लोन बांटेंगे, पर रोज स्ट्रीट वेंडर को हटा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी रोज कहते हैं कि ठेले वालों कोई नहीं हटाएगा। लॉकडाउन के पीरियड बाद अपने रोजगार में है, वो रोज हो रहा है। ये इनकी समझ में नहीं आता कि आखिर ये चाहते क्या हैं। खबर भिंड से है, जहां जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। 37 किसानों के नाम पर 450 मीट्रिक टन यानी करीब 10,000 से ज्यादा बोरियां खाद बेचने के मामले में अब कार्रवाई हुई है। मार्केटिंग सोसाइटी और उसके कर्मचारी पर कलेक्टर के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इस मामले की विस्तार से जांच की जाएगी। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने कलेक्टर को जांच करने के लिए पत्र लिखा था, जिसमें 20 लोगों की लिस्ट भी दी थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। यूरिया घोटाले की खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाई थी। लोग अपात्र थे, उन्होंने अपनी पात्रता के हिसाब से ज़्यादा खरीदा है, और कुछ लोगों ने जिनके पास में कृषि भूमि में नहीं है, उन लोगों ने भी जो है इसमें नहीं आवश्यकता है तब भी उन्होंने खरीदा। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। इस वजह से हमने एक अभी एफआईआर भी दर्ज कराई है और अभी अन्य जांच चल रही है
और यदि कुछ गड़बड़ पाई जाती है, कुछ अनियमितता पाई जाती है, हेर फेर पाया जाता है तो फिर FIR कराई जाएगी। शाहजहांपुर में फसल बीमा में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। किसानों की जागरूकता से पूरे मामले का खुलासा हो सका है। जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर जिले की नांदिनी सोसाइटी में किसानों की जागरूकता से फसल बीमा घोटाला पकड़ में आया है। यहां पर जिन किसानों के नाम से कोई जमीन दर्ज नहीं है, उनके नाम से बीमा की राशि बैंक में पहुंची और फर्जी खाता खोलकर वो राशि निकाली गई। जिन किसानों के नाम पर ये पूरा बंदरबाट हुआ है, उन्होंने खुद इस मामले की जांच के लिए अब आंदोलन छेड़ दिया है। शाहजहांपुर जिले में 147 सोसाइटी जिला कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आती हैं। फसल बीमा क्लेम की राशि इन्हीं सोसाइटी के खातों के जरिए किसानों को दी जाती है। शाहजहांपुर की नांदिनी सोसाइटी के कंप्यूटर ऑपरेटर ने पर अपने रिश्तेदारों के नाम पर लाखों रुपए फसल बीमा राशि के हड़पने का आरोप है। नेताओं ने कुछ राजनीति लगा के जांच कमेटी को भंग कर दिया सर। एक दिन जांच चली, दूसरे दिन भंग कर दिया सर इन्होंने। हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और इसकी पूर्ण जांच हो। वो बीमा ना तो यहाँ पे आया ना कहीं और गया है। उसके बाद खाता नंबर उसमें शो करता है तो वो खाता नंबर भी उस किसान का नहीं है, दूसरे के नाम से शो करता है। कलेक्टर ने बनाया है वो भी अपराधियों से मिल चुके हैं, गबन करते वालों से मिल चुके हैं। आज ही मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूँ कि ADM को उसका प्रभार में एक जांच कमेटी दूसरी बनाई जाए और उसी के लिए जिले भर की जितनी सोसाइटी में ऐसे प्रकरण आते हैं उन सबकी जांच करें।